हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी 9th क्लास जो यूपी बोर्ड की सीरीज है वो चालू हो गई है। और हाँ, ये जो सीरीज है सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए नहीं, ऑल बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको शून्य से शिखर की तरफ लिया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें प्रयोगों के माध्यम से जो कि घर में आपके उपलब्ध है, उन्हीं प्रयोगों से क्या करा करके आपको चैप्टर के बारे में सिखाया जा रहा है, चैप्टर के बारे में नॉलेज दी जा रही है। और हम लोग का जो चैप्टर है वो हम लोग सीख रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। क्या सीख रहे हैं? हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, कल हम लोगों ने पदार्थ समझे थे, क्या होता है पदार्थ का स्वरूप समझा था। हम्म पदार्थ का भौतिक स्वरूप समझा था, तो हमने वहां पे डेटोल का प्रयोग किया था, नमक का प्रयोग किया था, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग के माध्यम से क्या सीखा था। अब उसके आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, अब क्या है, पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण। क्या? पदार्थ के कणों में अभिलाक्षी गुण मतलब पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, अभिलाक्षी गुण कैसे कैसे होते हैं, पदार्थ कैसी अभिलाक्षी गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये गुण जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। कैसे होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। पहला तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये आप सबको पता है कि रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है, तो कणों के मध्य क्या होगा? रिक्त स्थान होगा। देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, और दूसरी होती है द्रव, और तीसरी कौन सी होती है? गैस होती है। तो देखो, पदार्थ के कण जो ठोस होता है उसमें क्या पदार्थ के कण बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। इनमें रिक्त स्थान कम होता है। क्या? इनमें रिक्त स्थान कम होता है ठोस के अणुओं में। वही द्रव का देखते हैं, वही द्रव के जो होते हैं, जो कण होते हैं वो थोड़ा सा ठोस से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। और गैस के कण क्या होते हैं? बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्या? बहुत ही दूर दूर होते हैं। ओके, तो ये पदार्थ के कणों का क्या है? रिक्त स्थान है। ठोस में कम होता है, बिल्कुल नंगड़ के जैसा होता है। जिसकी बॉल है, लोहे की गेंद है, लोहे की गेंद में एकदम नंगड़ होता है कि बिल्कुल ना के बराबर क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। वहीं द्रव में ठोस से अधिक देखा जाता है रिक्त स्थान, और गैस में क्या बहुत ही अधिक रिक्त स्थान देखा जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे? इसमें समझने लोहे की गेंद, इसमें कोई भी लिक्विड आप ले लो, और इसमें गैस में रिक्त स्थान क्यों ज्यादा होता है? आपने देखा होगा रिक्त स्थान क्यों ज्यादा होता है, और इसकी ऊर्जा भी जो इसकी गति होती है, तो देखो ठोस की सबसे कम होती है, फिर होती है द्रव की, फिर होती है गैस की। ठीक, फिर होती है गैस की। गैस की आपने देखा हो सिलेंडर में गैस है, 1 किलो गैस आप इतने में भी दबा के कर सकते हो। इतने में भी कर सकते हो, 1 किलो गैस इतने में आती है सिलेंडर में। 10 12 या जिसका 4 किलो का सिलेंडर है, 5 किलो का, 10 या 11 या 12 या 13 किलो जैसा भी सिलेंडर है, तो आप 1 किलो गैस इतने में भर सकते हो। वही 1 किलो गैस अगर आप बड़े सिलेंडर में डाल दे रहे हो, तो उसके अणु क्या होंगे? पूरे में फैल जाएंगे। सिलेंडर पूरे गैस में क्या करेंगे? घूमेगी, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो गति करते हैं। क्या होते हैं? गति करते हैं, गतिमान होते हैं। उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। बहुत ही अधिक होता है। तो पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कणों में निरंतर गति होती है। जैसे कि आप गैस में देखते हैं, गैस के अणुओं में देखते हैं, ठोस में भी गति होती है, द्रव में भी गति होती है, और गैस में भी क्या होती है? गति होती है। गैस का आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितनी तेज से मूवमेंट होता है कि आपने यहाँ पे कुछ तुरंत गैस यहाँ से ऑन की और गैस नहीं चल रही है, तो इसमें तुरंत बाहर तक जाएगी, पता भी नहीं चला, इतनी स्पीड में गैस के अणु क्या करते हैं? गति करते हैं। तो गैस के अणु होते हैं तो बहुत ही गतिशील होते हैं। तीसरा क्या? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े ना हो तो एक अणु यहाँ चला गया उड़ करके, एक वहां चला गया। एक दूसरे के बीच इनके इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है, जिससे क्या होता है? एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब एक दूसरे की ऐसे होता है, एक बूंद यहाँ पानी की जाए बह करके, एक बूंद यहाँ पानी की जाए। पानी अगर इधर बहेगा तो उसके सब अणु क्या ऐसे ऐसे करके, देखो नहर क्यों बहती है ऐसे करके? क्योंकि इनके जो कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है। अब पहला हम समझते हैं पदार्थ के बीच रिक्त स्थान। क्या समझते हैं? पदार्थ के बीच रिक्त स्थान कैसे समझेंगे? देखिए, नमक, हमने नमक का प्रयोग किया था। क्या क्या था? 100 ml वाटर लिया था, उसमें नमक डाल करके देखा था कि नमक के जो कण थे डालने पे क्या हो रहे थे? पूरे डिजोल्व हो जा रहे थे। डिजोल्व हो जा रहे थे। इससे हम कह सकते पानी के बीच में कुछ तो रिक्त स्थान है, जिसमें क्या नमक जाकर के रिक्त स्थानों में जो हो रहा है उसको भर रहा है। फिर सल्फर का यानी कि चीनी का हम लोगों ने नमक का किया था, चाहे चीनी नमक दोनों में से किसी एक का करके देखना था हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ओके, फिर हमने डिटॉल का भी देखा था करके, डिटॉल का भी देखा था करके, और पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, इसका हमने समझा था। और कण समान रूप से क्या होते हैं? पानी में वितरित हो गए थे। इनके कण क्या हुए थे? पानी में समानता वितरित हो गए थे। डिटॉल के कण वितरित हुए तो महक आई थी। चीनी के कण, जब उसके नमक के कण घुले थे तो पानी का कलर हल्का सा चेंज हुआ था। ओके, इसी प्रकार से जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, जैसे कि चाय आपकी मम्मी ने चायदानी में पानी डाला,
चाय डाली, जब उसमें दूध डालोगे तो देखोगे दूध जब ऐसे ऊपर धीरे-धीरे क्या होता है, पूरे जो चाय होती है उसमें क्या होता है, दूध मिक्स हो जाता है। उसी तरीके नींबू, अब ऐसा करो ना, नींबू ऐसे निचोड़ रहे हो तो ऊपर एक ही परत क्या होगी, खट्टी होगी, ऐसा नहीं होगा ना, कि पूरा का पूरा शरबत में वही टेस्ट रहेगा। क्या होगा, पूरे शरबत में वही टेस्ट रहेगा। अगर जो पदार्थ के अणु हो, पदार्थ के कण है, अणु है, अगर उनमें गति ना हो तो पूरे में कैसे बिखरे, क्या पूरे में नींबू कैसे बिखरे शरबत में, ऊपर ही ऊपर टेस्ट आए, नीचे फिर टेस्ट नहीं आए। ओके, तो हम घर पे अपना चाय का देख सकते हैं, नींबू का भी करके देख सकते हैं। चाय तो आप रोज ही पीते हो, तो चाहे जब मन हो तो आप किचन में जाकर के अपनी माँ के साथ देख सकते हो कि चाय में कैसे कण जो होते हैं, कण कैसे गति करते हैं, ओके, वितरित होते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय कॉफी और बनाते हैं तो नींबू पानी बनाते हैं तो इसमें देखते हैं। और एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थानों को समावेशित हो जाते हैं। जैसे एक पदार्थ है जल, एक पदार्थ है, उसमें जब नींबू डालेंगे तो नींबू के पदार्थ क्या होंगे, एक दोनों में क्या बॉन्डिंग बना लेंगे और दूसरे में क्या हो जाए, समावेशित हो जाएंगे, घुल जाएंगे। उसमें नींबू और पानी अलग नहीं होता है फिर, क्योंकि एक में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। जैसे काली चाय है, उसमें दूध डाल दिया तो दोनों के कण क्या हो गए, काली चाय के और दूध के कण क्या हो गए, एक में समावेशित हो गए, क्या हो गए, एक में समावेशित हो गए। यह पदार्थ दर्शाता है कि पदार्थ पदार्थ के कणों में जो यह क्रिया होती है, या यही दर्शाती है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें रिक्त स्थान होता है। क्या पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्त स्थान ना हो तो एक जो चीज है वो दूसरे में डिजोल्व ना हो, क्या डिजोल्व ना हो, जब तक उनमें रिक्त स्थान, जिस पदार्थ में रिक्त स्थान नहीं होगा वो क्या होगी, डिजोल्व नहीं होगी, दूसरी चीज में क्या वो घुलेगी नहीं घुलेगी। ठीक है, अब जैसे कि पदार्थ के 3 स्वरूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के जो होते हैं, ठोस में रिक्त स्थान कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, गैस में बहुत ही ज्यादा होता है। इसमें जो आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा इसमें होता है, क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, उससे कम इसमें होता है, सबसे ज्यादा इसमें होता है। अब आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील। या जो पदार्थ के कण होते हैं उसमें हमने देखा रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है, वो हमने क्या जो प्रैक्टिकल है उसके माध्यम से भी समझ लिया कि नींबू, जैसे कि चाय में नींबू डालेंगे तो घुल जाएगा, उसी में क्या हो जाएगा, शरबत शरबत बनाएंगे तो दो चीजों के जो पदार्थ होते हैं दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में समावेशित हो जाएंगे। अगर रिक्त स्थान ही नहीं होगा तो क्या कर, रिक्त स्थान अगर नहीं होगा तो दोनों चीजें, दो पदार्थ क्या एक में समावेशित हो ही नहीं सकते। अब अगली जो है हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में गैस खुल गई गलती से, तो उसके कण गैस के क्यों इतनी जल्दी से आपको पता चल गया गैस खुली है, क्योंकि उसके कणों में गति है, कणों में गति है, तभी तो वहाँ सिलेंडर तो वहां रखा है इतनी दूर, और आपके उसकी स्मेल कहाँ आपको यहाँ तक आई, यहाँ तक आई ना, तो कण 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 क्या हुए, हवा में समावेशित हो गए, जिससे क्या हुआ, आपको पता चला कि वहां पे गैस खुली है, तो आप जाकर के क्या करते हैं, गैस बंद करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखो प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि पदार्थ के कण क्या गतिशील होते हैं कि नहीं होते हैं। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, ओके। तो देखो, अपनी कक्षा के किसी भी कोने में, अपनी कक्षा में या फिर अपने घर में, कहीं पे भी किसी भी खुले हुए कोने में, किसी भी कोने में जाकर क्या करेंगे आप, बुझी अगरबत्ती, बुझी अगरबत्ती से मतलब ये है कि अगरबत्ती, बुझी का मतलब है अगरबत्ती जलाई ही ना गई हो, क्या अगरबत्ती जलाई ही ना गई हो, तो क्या होंगे, किसी भी कोने में बुझी अगरबत्ती को क्या रख देंगे, जैसे कि ये अगरबत्ती यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या देखो, अगरबत्ती की खुशबू हमें आ रही है, अगरबत्ती की क्या खुशबू हमें आ रही है, तो बुझी अगरबत्ती रखने से खुशबू तो नहीं आएगी ना। पहला प्रयोग हमने देख लिया कि रखी है, अब इसको ऐसे नाक के पास ले जाओगे तो हाँ थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, पर अगर जैसे कि बुझी अगरबत्ती किसी भी कोने में रख दी तो क्या आपको, कमरे में बार बार जाओगे उस कमरे में तो क्या आपको लगेगा इसमें अगरबत्ती रखी है, तो आपको नहीं पता चलेगा। पहला प्रयोग ये हमने करके देख लिया। दूसरा प्रयोग क्या कहता है, क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी दूसरे प्रयोग में, अगर हम अगरबत्ती को जला दें, क्या अगर हम इसी अगरबत्ती को जला दें तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। अगर हम बुझी अगरबत्ती को कमरे में रखें, एक कमरे में किसी भी कोने में, उस कमरे में हम जाकर के देखेंगे, ये प्रयोग आप स्वयं से करके देखो, सीखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपके घर में 2 कमरे हों तो एक कमरे में आप बुझी अगरबत्ती रख दो और एक में जला के रख दो, तो क्या आप अनुभव प्राप्त करेंगे कि बुझी अगरबत्ती वाले कमरे में आपको खुशबू नहीं आएगी। अब देखो, जैसे कि हम ये अगरबत्ती, अब इसी अगरबत्ती को क्या करेंगे, हम जलाएंगे, ठीक है। अब इसी अगरबत्ती को क्या करेंगे, हम जलाएंगे। ये देखिए, हमने अगरबत्ती क्या की, इसको जला दिया। ये अगरबत्ती जली, ठीक है। अब अगरबत्ती जली, तो अब अगरबत्ती जब जलाने के बाद जब इसको बुझा देंगे तो देखिए इसमें धुआं निकल रहा है ना, तो अगर हम जली हुई अगरबत्ती को, ठीक है, तब कोने में लगाएंगे, तब देखिए इसके धुएं के जो कण है ये गतिशील, देखिए ना। आप आप प्रयोग के द्वारा, प्रयोग के माध्यम से देखिएगा करके, स्वयं जब करके देखोगे, देखो कोई चीज दूसरे के करने से स्वयं करने में बहुत फर्क होता है। जब स्वयं से आप यह प्रयोग करके देखोगे कि एक कमरे में बुझी अगरबत्ती रखी हुई है और एक कमरे में जली अगरबत्ती रखी है, तो ये देखिए, क्या ये धुआं जो है ये अगरबत्ती से ये निकल रहा है ना, क्योंकि जो इसके कण है वो क्या है, गतिशील है, क्या है,
कण गतिशील है तभी तो धुआं निकल रहा है अगरबत्ती से। तो ये हमारा हुआ दूसरा प्रयोग। तो प्रयोग हो गए हमारे अगरबत्ती पे ही, दो प्रयोग हो गए, एक बुझी अगरबत्ती पे और एक जली अगरबत्ती पे। ओके ठीक है। तो अब इसको प्रयोग करके जो बच्चे हैं वो स्वयं प्रयोग करके देखें इसको। 9th क्लास के बच्चे क्या करें, अपने अपने घरों में या अपने विद्यालय में अपना प्रयोग करके स्वयं देख सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकलेगा इसको अपनी कॉपी पे स्वयं से लिखें, क्योंकि स्वयं से करके सीखना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। जल से भरे 2 गिलास ले लें, बीकर ले लें, कप ले लें, जो आपके पास है वो आप ले लें। ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपके पास 2 गिलास हैं, 2 बीकर हैं। तो क्या करेंगे, देखो पहले बीकर में सावधानी पूर्वक से लाल या नीली स्याही, कोई भी आपके पास हो, दोनों में से कोई भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं, लाल स्याही हो या नीली स्याही हो। ठीक है। और दूसरे बीकर में क्या करें, शहद डाल लें। शहद डाल लें ना, कोई सा एक प्रयोग करके देख लें तो आपको दूसरा समझ में आए। देखो सावधानी पूर्वक नीली या लाल स्याही डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कप ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक कप ले लेंगे। देखिए ये है कप। ठीक है। कांच का कप हमने इस वजह से लिया क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, आपको भी दिखेगा अच्छे से और आपको भी समझ में आएगा। इसमें क्या क्या हमने देखो पानी ले लिया। तो देखो पानी ले लिया कप में। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखो आपके पास अगर स्याही नहीं है तो आप नील भी डाल सकते हैं। क्या आप नील भी डाल सकते हैं, नील के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। आप करेंगे क्या, इसमें 1 या 2 बूंद आप क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, अब इसमें हम 1 बूंद जब ये स्याही डालेंगे, ये देखिए, तो ये स्याही के कण जो हो रहे हैं, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये देखिए ऊपर से पूरा नीचे की तरफ आ रहा है और ये कण धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या होंगे, पूरे पानी में देखो ये घुल जाएंगे, तो आपको घुलते हुए दिख रहे होंगे। तो इसी तरीके से क्या ये कण अगर गतिशील ना होते तो स्याही की क्या होती, ऊपर परत बन जाती, स्याही या नील की क्या होती, ऊपर परत बन जाती। तो इसमें क्या हो रहे हैं, कण पूरी तरीके से डिसॉल्व होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक कप ले लेंगे, उसमें शहद डाल करके प्रयोग करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रयोग क्या है, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। इसमें देखो शहद जो होता है वो गाढ़ा होता है, वो शांत होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, क्या होगा, शहद को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपका नील जो होगा, नील या स्याही जो होगी वो बहुत ही जल्दी पानी में क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी। ओके। तो अब प्रयोग 3 देखेंगे। 2 बीकर लेंगे। क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे। 2 बीकर में एक में लेंगे गर्म पानी, एक में क्या लेंगे, गर्म पानी, और एक में लेंगे ठंडा पानी। तो गर्म पानी और ठंडा पानी का क्या हम क्यों यहाँ पे कर रहे हैं प्रयोग, गर्म और ठंडा पानी का प्रयोग हम इस वजह से कर रहे हैं कि देखेंगे यहाँ पे तापमान का क्या फर्क पड़ता है अणुओं की गति पर। क्यों देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे कि तापमान का क्या फर्क पड़ता है, तापमान का क्या फर्क पड़ता है अणुओं की गति पर, आखिर तापमान वर्क करता है कि नहीं करता है। तो हमने 2 बीकर लिए, एक में लिया गर्म पानी, एक में लिया ठंडा पानी। अब क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट ले लेंगे। क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे या फिर कॉपर सल्फेट ले लेंगे। ओके। तो देखो 2 बीकर हैं, एक बीकर में हमने क्या किया, एक बीकर में ले लिया गर्म पानी और एक में ले लिया ठंडा पानी। गर्म पानी के बीकर में, गर्म पानी के बीकर में जब आप पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4 में क्या करेंगे, जब कॉपर सल्फेट डालेंगे CuSO4 जब डालेंगे तो होगा क्या कि देखेंगे गर्म पानी में जो कॉपर सल्फेट या फिर आपका पोटेशियम परमैंगनेट दोनों में से जो भी आपके पास हो वो लेकर के जब आप डालेंगे तो गर्म पानी में जल्दी से आपका कॉपर सल्फेट घुल जाएगा। क्या होगा, कॉपर सल्फेट जल्दी घुल जाएगा। वही जब हम ठंडे वाले बीकर में देखेंगे जिसमें ठंडा पानी है, उसमें जब हम देखेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के अणुओं को घुलने में क्या लगेगा, समय लगेगा। गर्म जल से ठंडे जल में क्या लगता है, समय लगता है। क्या लगेगा, समय, घुल जाएंगे, पर इसमें जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व होने में समय लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो अणु होते हैं, जो अणु होते हैं या फिर क्रिस्टल होते हैं, पदार्थ के अणु या जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं, तापमान पर, ऊष्मा पर और ऊर्जा पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। अगर तापमान बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ाने से अणुओं की जो होगी जो गति होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है। क्या होगी, बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में जल्दी घुलेंगे। वही अगर तापमान कम कर दिया जाए तो उसी क्रिस्टल या फिर अणु की उसमें घुलने की या जो घुलने की है, समावेशित होने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो अणु होते हैं, पदार्थ के अणु जो होते हैं उस पर क्या होता है, तापमान का इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्रिया जल्दी संपन्न होगी, अणुओं के घुलने की। अगर तापमान कम कर देंगे तो उसी क्रिया को होने में समय लगेगा। अब हम लोगों ने देखो, देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पदार्थ के गुण, अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। ठीक है। पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, पदार्थ में गति होती है। और फिर आप क्या बताएंगे कि पदार्थ के अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, अब देखते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन, देखो ये हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल यही पॉइंट लिखा हुआ है, क्या पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है? अगर क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बन गया कि पदार्थ के कणों में क्या गतिज ऊर्जा होती है, तो आप आंसर क्या देंगे? तो आप कहेंगे हाँ, पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर गतिज ऊर्जा ही ना हो तो पदार्थ के कण गति कैसे करेंगे? पदार्थ के कण गति कैसे करेंगे? तो पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ का कोई भी कण हो उसमें गति होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। ठोस में कम होगी और द्रव में उससे ज्यादा होगी, गैस में तो सबसे अधिक होती है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए कि पदार्थ के कण में क्या गतिज ऊर्जा होती है, तो हाँ, पदार्थ के कण में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ओके, अब फिर अगर अगला क्वेश्चन आपसे बने, क्या तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा में पदार्थ के जो अणु होते हैं या फिर क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव पड़ता है? तो कहेंगे कि आप जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो अणु की क्या गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अणु की जो गतिज ऊर्जा होगी, गति करने की क्षमता होगी, वो तेज होती है। क्या होती? तेज होती है। और कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो गति भी तेज होगी और कणों की क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। अब हम लोग समझेंगे प्रयोग। प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकलेगा? जब इसका प्रयोग जब करेंगे तो उसका देखो, हम लोगों ने दो प्रयोग किए, तो इनमें दो प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकले? क्या दो प्रयोग के निष्कर्ष निकले? क्या इससे हमें क्या पता चलता है, इन प्रयोगों से हमने क्या सीखा? ठीक है, तो पदार्थ के कण आप अपने आप में ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ये आपने देखा कि उनको मिश्रित करने के लिए आपको किसी चीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है? एक दूसरे में डालोगे, जैसे कि चाय में दूध डाला, मिक्स हो गया, और पानी में नींबू डाला, मिक्स हो गया, नमक डाला, घुल गया, चीनी डाली, घुल गई। तो क्या होते हैं, स्वतः ही क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। और कण में क्या होता है, जो रिक्त स्थान होते हैं, दोनों पदार्थ के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें क्या होते हैं, समावेशित हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं पदार्थ के अणु। अब विसरण क्या होता है? यहाँ से आपके पास हेडिंग बन रही है, विसरण किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए विसरण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, क्या दो विभिन्न पदार्थों के कणों, जैसे जल में नींबू का मिलना, चाय में दूध का मिलना। ठीक है, तो चाय में दूध का मिलना, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का मिलना, पानी में नमक का मिलना, चीनी का मिलना, और पानी में डेटॉल का मिलना। तो यहाँ देखो, दो पदार्थ, हमेशा दो पदार्थ क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। क्या दो पदार्थ मिक्स हो रहे हैं? तो दो पदार्थों के कणों का स्वतः क्या स्वतः आपस में समावेशित होना या मिश्रित होना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं या फिर समावेशित होते हैं या फिर मिश्रित होते हैं तो इसको कहते हैं विसरण। क्या हो गया? विसरण होता है, यानी कि वो स्वतः क्या होते हैं, विसरित हो जाते हैं, स्वतः चारों तरफ क्या होते हैं, फैल जाते हैं दो पदार्थ। जैसे हवा में क्या, आपने अगरबत्ती जलाई, हमने हवा में क्या हुआ, अगरबत्ती की सुगंध क्या हुई, फैली। तो फैली, तो यहाँ पे हवा एक पदार्थ हो गया, हवा एक पदार्थ हो गया, वायु एक पदार्थ हो गया। वायु क्यों पदार्थ हो गया? क्योंकि वायु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब आंधी आती है तो आप पीछे की तरफ क्यों आपको ढकेलती है? भाई उसमें कुछ तो द्रव्यमान होता है, कुछ तो आयतन होता है। बहुत ही ज्यादा तो आपको जो आंधी होती है पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है। तो जो हवा है वो क्या है, एक पदार्थ है। तो जो पदार्थ में, जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू गई तो दो पदार्थ एक में सम्मिश्रित हुए, तो वो क्या हो गया, वो भी विसरण हो गया। अब विसरण देखो, ज्यादा सांद्रता, जहां पे ज्यादा सांद्रता होती है, जैसे कि ज्यादा सांद्रता जो होता है वो क्या, जब तक इक्वल नहीं हो जाएगी तो ज्यादा सांद्रता किस तरफ चलती है, कम सांद्रता की ओर चलती है। ज्यादा सांद्रता किस तरफ चलती है, कम सांद्रता की ओर चलती है। यानी कि जब हम इंक डालते हैं, तो जब इंक हम डालते हैं पानी में, जैसे कि हमने इंक डाली, ये जल भरा हुआ है, इंक डाली, तो यहाँ जब इंक आई तो क्या सांद्र है, बहुत ही गाढ़ी है। तो इंक की सांद्रता ज्यादा है तो धीरे धीरे क्या करेगी, जो इधर जो पानी जल भरा हुआ है उसमें क्या है, कम सांद्रता है, तो ज्यादा सांद्रता किस तरफ चलेगी, कम सांद्रता की ओर चलती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अब तीसरा जो हमारा है, क्या पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है, एक लोहे की कील लेंगे, क्या करेंगे, एक लोहे की कील लेंगे, और एक चाक, क्या करेंगे, एक चाक का टुकड़ा लेंगे, एक रबड़ बैंड लेंगे। देखो, कील को हथौड़े से मारेंगे, कील को हथौड़े से मारेंगे और चाक को काटेंगे, रबड़ को क्या करेंगे, खींचेंगे, यानी कि इन सबको भंगुर यानी कि नष्ट करने का, इनको क्षति पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या जब प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे क्या इसमें से सबसे अधिक जो जब बल लगाया जाएगा, देखो सबसे ज्यादा क्या होगा, लोहे की जो होगी, लोहे के कड़ों में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। लोहे के कड़ में जब हम हथौड़ी मारेंगे, लोहे की कील में जब हथौड़ी मारी जाएगी तो लोहे के कड़ क्या होंगे, विसरित होंगे, यानी कि लोहा जो होगा फैलेगा। फैलेगा मतलब उसका जो भंगुर करना, उसको क्षति करना इतनी जल्दी आसान नहीं है। वहीं पे जब हम चाक पे अगर क्षति पहुंचाएंगे, चाक के कड़ क्या होंगे, आपस में अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और रबड़ को जब हम खींचेंगे तो रबड़ क्या होगी, बिखर जाएगी। सबसे ज्यादा जो होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा आकर्षण बल यहाँ पे कील में पाया जाएगा, लोहे की कील में पाया जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग देखो क्या देखते हैं, हमारी एनसीईआरटी कहती क्या है, हमारी एनसीईआरटी देखो क्या कहती है कि आपको पता है पदार्थ के 3 स्वरूप होते हैं। पहला होता है ठोस, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है। इतनी देर से हम आपको इस चैप्टर में यही बता रहे हैं कि पदार्थ के 3 स्वरूप होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। तो अब देखेंगे क्या हम, जो ठोस है, ठोस के कणों को काटने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए जो ठोस है, ठोस के कणों को जब काटा जाएगा तो उसमें समय लगेगा। वही द्रव है, जैसे कि टैप से, आपके घर में टैप लगा हो या फिर नल पे आप कहीं भी जा रहे हो, या पानी जैसे गिर रहा हो, पानी अगर बारिश का भी गिर रहा है छत से गिर रहा है, तो उसमें क्या, अगर आप ऐसे उंगली करेंगे तो क्या देखेंगे, पानी के बीच से उंगली निकल जाएगी। तो इसको निकलने में हल्का सा आपको लगेगा, हाँ कुछ तो इसमें आपके उंगली के ऊपर दाब पड़ा है, और पानी को ज्यादा दूर तक आप नहीं फैला पाएंगे। वहीं पे जब हम गैस पे आते हैं, जैसे कि धुआं, अगरबत्ती का धुआं या फिर धुआं उठ रहा है, जब उसको हम ऐसे हाथ से करेंगे तो देखेंगे जिस तरफ हमारा हाथ जा रहा है उस तरफ क्या होगा, धुआं चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पदार्थ के तीनों को जब काटने में देखो, इसके अणु को अलग करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा ज्यादा, तो उसके अणुओं को अलग करने में हमें समय लगेगा ज्यादा, द्रव में उससे कम लगेगा और गैस में सबसे कम समय लगेगा। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे आकर्षण बल। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल आप ये छोटे से पढ़ रहे होंगे, 6th 7th 8th में भी समझा होगा आपने अच्छे से। तो देखो 2 प्रकार के बल होते हैं, एक आकर्षण होता है, एक प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण बल आपने चुंबक में भी देखा होगा, जैसे कि आप 2 चुंबक के सिरे को जब करते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ है तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर नॉर्थ साउथ एक तरफ है तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा, एक में क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। ये होता है आकर्षण बल, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। आखिर पदार्थ एक दूसरे से जुड़े क्यों होते हैं, उनके अणु, जैसे कि आपने लोहे की गेंद देखी होगी या फिर रबड़ की बॉल देखी होगी। देखिए आकर्षण बल होता क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य, क्या पदार्थ के कणों के मध्य जो बल कार्य करता है, जो आकर्षण बल, जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं, जो बल कार्य करता है। देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं दूसरे से बने क्यों होते हैं, जैसे लोहे की आपने बॉल देखी होगी, आपने जो लेदर की बॉल देखी होगी, तो ये आपस में ऐसे राउंड क्यों बन जाती है, क्यों राउंड बन जाती है, क्योंकि देखो उनके अणुओं के मध्य कोई तो बल कार्य करता होगा ना, कोई तो बल कार्य करता। अब रेत की आप बॉल बनाने जाओगे तो नहीं बनेगी, रेत की बॉल बनाने जाओगे तो नहीं बनेगी जब तक कोई उसमें दूसरा पदार्थ आप मिश्रित नहीं करोगे। तो क्यों नहीं बनती, क्योंकि जो रेत या बालू के कणों के मध्य क्या आकर्षण बल एकदम नंगड़ के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, रेत की बॉल तो नहीं बनेगी आपकी, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण बल नहीं होता है उनके अणुओं में, जब तक दूसरा पदार्थ क्या आप उसमें मिश्रित नहीं करोगे। वहीं जब हम लोहा देखते हैं या फिर कोई और सम पदार्थ देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक में बंधे होते हैं, तो उनके जो कण है उनके मध्य कोई तो बल कार्य कर रहा होगा, कोई तो बल कार्य कर रहा होगा। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मनुष्य जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका सेव बना होता है, तो उनकी सेल्स के मध्य भी कोई बल कार्य करता है, क्या कोई बल कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य भी क्या है, पदार्थ से निर्मित है, क्या है, पदार्थ से निर्मित है। तो पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करता है, क्या आकर्षण की जो डिफिनेशन होती है आकर्षण बल की, क्या कहती है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जो कणों को क्या होता है, एक में बांधे रहता है। अब जैसे कि आकर्षण बल देख रहे हैं, जैसे प्रतिकर्षण है तो हमारे हाथ दूर चले गए, अब आकर्षण में देखेंगे तो क्या, ये देखो ये क्या हो गया, आकर्षण बल। देखो कोई बल यहाँ पे कार्य कर रहा है ना, इधर भी उतना बल लग रहा है, इधर भी उतना बल लग रहा है, तब क्या है, हमारे हाथ के बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है। अगर यहाँ पे बल कोई कार्य ना करे तो देखो हमारे हाथ अलग हो गए, एकदम से अलग हो गए है ना। तो जो कणों को बांधे रहता है उसी को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। कणों के मध्य जो बल कार्य करता है, कणों को जो बांधे रहता है, उसे कहते हैं आकर्षण बल। तो आपको आकर्षण बल की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आपको हमारा पढ़ाई अगर समझ में आया हो, हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।